नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आरपीए पीएसआई एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव अधिक होता है, खून का धक्का कम धीरे बनता है दोस्तों। तो विटामिन डी दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का धीरे बनता है, जिससे कि अत्यधिक रक्त स्राव होता है दोस्तों। यह सीधे रक्त से संबंधित है दोस्तों, विटामिन के सीधे रक्त से संबंधित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, जब भारत में लोकसभा की स्थापना हुई, सर्वप्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए दे रखा एन एस रेड्डी, ऑप्शन बी दे रखा जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी दे रखा अनंत शयनम अयंगार और ऑप्शन डी दे रखा है मीरा कुमार। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। मीरा कुमार कौन थी दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और अनंत शयनम अयंगार दोस्तों क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लोकसभा में दोस्तों वर्तमान में कितनी सीटें दोस्तों, टोटल 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 तो राज्यों से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। और वर्तमान में सीटें कितनी दोस्तों, टोटल 543 सीटें। अधिकतम कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर तुजूक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दे रखा बलबन को, ऑप्शन सी दे रखा इल्तुतमिश को और ऑप्शन डी दे रखा मोहम्मद बिन तुगलक को। तो दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज की नियुक्ति किसकी हुई थी दोस्तों। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल क्या था दोस्तों, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी में। ये दोस्तों खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों। और इसके जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान दोस्तों इसको आरिज मुआमलिक यानी युद्ध मंत्री भी नियुक्त किया गया था। युद्ध मंत्री किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे। तो ऑप्शन ए दे रखा है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी दे रखा है देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन सी दे रखा है वरुण सिंह भाटी और ऑप्शन डी दे रखा है नरेश कुमार शर्मा। दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों।
राइट आंसर अपना हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया, जिनका संबंध किससे है दोस्तों? ये इनको भी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। वर्तमान में ये पीसीआई के अध्यक्ष है दोस्तों। पीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है दोस्तों? देवेंद्र झाझरिया। इनको दोस्तों देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, जो कि पहले पैरा एथलीट है। ये उसके भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों, भाला फेंक, भाला फेंक खिलाड़ी है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ यानी भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए देगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी देगा ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी देगा आत्माराम जोशी और ऑप्शन डी देगा विनोबा भावे। तो जल्दी से दोस्तों अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन का। तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1951 ईस्वी में। कब की गई थी? 1951 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विनोबा भावे। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। सर्वप्रथम कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। दोस्तों भूदान आंदोलन क्या था? इसमें धनी जमींदारों को स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों को अपनी भूमि का 1% देने के लिए राजी करने का प्रयास था। तो दोस्तों भूमिहीन किसान थे, उनको जमीन दिलाने का जो एक प्रयास किया गया था। किससे दोस्तों? जो बड़े जमींदार थे उनसे, उनकी स्वेच्छा से 1% या 2% जितनी वो चाहे वो भूमिहीन किसानों को दान करते थे। उसका प्रयास किया गया था किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा गया है दोस्तों, और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए देर का आर्गन, ऑप्शन बी देर का फ्रियोन, ऑप्शन सी देर का हीलियम और ऑप्शन डी देर का एसिटिलीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने? एसिटिलीन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एसिटिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाजुओर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो दोस्तों वाजुओर का संबंध किस नृत्य शैली से? ऑप्शन ए देगा कथक, ऑप्शन बी देगा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी देगा कथकली और ऑप्शन डी देगा मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के दोस्तों? केरल के शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों वाजुवर का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। तो भरतनाट्यम के अन्य रूप कौन कौन से दोस्तों? मेलाटूर और पंडानरू। और कौन कौन से दोस्तों अन्य दो रूप और है? मेलाटूर और दोस्तों कौन सा है? पंडालूर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? दोस्तों सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए देखा रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन बी देखा मोस, ऑप्शन सी देखा रुद्रसिंह तृतीय और ऑप्शन डी देखा चस्ताना। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर किसने करवाया था दोस्तों? पुष्यमिक पुष्यगुप्त मौर्य ने करवाया था।
पुष्यगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था शक शासकों में दोस्तों? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्रदामन प्रथम। इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? 130 से 150 ईस्वी तक दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो ऑप्शन ए दे रखा है, केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, केवल उच्च न्यायालय के पास, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों, या भारत के राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, यानी कि ऑप्शन सी अपने राइट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 147 में किया गया है, जिसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या का प्रावधान है दोस्तों। तो आर्टिकल 147 से संबंधित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य किस जनगणना का नारा था? तो ऑप्शन ए देगा 1981 ईस्वी, ऑप्शन बी देगा 2011, ऑप्शन सी देगा 2001, और ऑप्शन डी देगा 1991 ईस्वी। तो दोस्तों ये स्लोगन कब दिया गया था? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जो 2011 की जनगणना थी दोस्तों, वो सातवीं जनगणना थी दोस्तों। आजादी के बाद कौन सी? सातवीं जनगणना थी। और टोटल दोस्तों 15वीं जनगणना थी। आजादी के बाद कौन सी जनगणना थी? सातवीं जनगणना। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1872 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। और आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 4, 6, 5, 7, 8, 1 और पी 12 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो पी का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें भाजकता का नियम यूज करना है और पी का मान निकालना है। तो 12 का भाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों? 3 से भी भाज्य होना चाहिए और 4 से भी भाज्य होना चाहिए। तो दोनों से भाज्य होगा तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। तो जल्दी से अपना राइट आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर देखते हैं। संख्या क्या दे रखी है? 4 दे रखी है, उसके बाद 6 दे रखा है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 1, और उसके बाद क्या दे रखा है? पी दे रखा है। तो 3 का भाजकता का नियम देखते हैं दोस्तों। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्याओं के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो योग करते हैं दोस्तों। 4 और 6 का योग 10 हो जाएगा, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 हो जाएगा, और 30 और एक कितना हो रहा है दोस्तों? 31 हो जाएगा। अब 31 में दोस्तों 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो उसमें क्या मान रखे पी का कि भाग 3 का भाग पूरा जाए। तो 31 के बाद अपन दोस्तों प्लस 1 करते हैं तो 32 होता है। 32 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। तो 31 प्लस अपन 2 करेंगे दोस्तों तो कितना होता है? 33 होता है, जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 3 के हिसाब से भाजकता के नियम के हिसाब से तो पी का मान क्या आना चाहिए दोस्तों? 2 आना चाहिए। अब 4 का भाजकता का नियम देखते हैं। 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि अंतिम जो दो अंक होते हैं उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए दोस्तों। तो 1 रखते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 का 4 का भाग नहीं जाता है। यदि अपन 2 रखते हैं तो अंतिम 2 अंक कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो दोस्तों अपने पी का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पी का मान क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आपको दोस्तों भाजकता के सारे नियम याद रखने हैं। बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों 11 का भाजकता का नियम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो भाजकता के नियम से आपके ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई के आय का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 2:3 है। और उनके व्यय का अनुपात क्या है, 4:5 है। यदि एक्स और वाई क्रमशः 5,000 और 17,500 रुपए की बचत करते हैं तो एक्स की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेशियो टॉपिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। और यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भूल नहीं पाओगे दोस्तों, और एग्जाम में आप कम से कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आय का अनुपात 2:3 दे रखा है। यदि अपन आय में से दोस्तों बचत को घटा लेंगे तो अपने व्यय आ जाएगा दोस्तों। तो बचत कितनी, 5,000 और 17,500 की बचत कर रहे हैं दोस्तों। ये अपन क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो अपने व्यय का अनुपात आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 से करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनका अंतर निकाल लेना है आपको। अंतर कितना आ रहा है अपने, 2 आ रहा है, तो 2 लिख देंगे दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 का गुणा 5 से करेंगे दोस्तों, 5,000 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। वो दोस्तों 17,500 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर देख लेना दोस्तों, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 45,000 लिख लेना है। तो 2 का भाग 45,000 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500 आ जाएगा। यानी अपने मान क्या आ गया दोस्तों, 22,500 मान आ गया है। अब अपने क्या निकालना है, एक्स की आय निकालनी है। तो एक्स की आय निकालने का अनुपात क्या है, 2 अनुपात दे रखा है। और वाई का अनुपात 3 दे रखा है। तो यदि अपन को वाई की आय पूछता तो इसको 3 से गुणा करते। अभी अपन को एक्स की आय पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 22,500 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45,000 आ जाएगा। यानी कि अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45,000 रुपए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5% की छूट के साथ 6,500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रतिशत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 6,500 रुपए कीमत वाले सामान पर छूट कितने की मिली दोस्तों, 5% की छूट मिली दोस्तों। तो 6,500 100 के बराबर हो गया। छूट निकालनी है दोस्तों, 95 की वैल्यू निकालनी है। 100 पे कितने, 5% की छूट मिली, यानी कि 95 की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 65 इंटू 95 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6,175 रुपए। तो छूट के बाद सामान कितने में मिला दोस्तों, 6,175 रुपए। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। तो दोस्तों इसमें 4% का और टैक्स लगाया गया था। तो टैक्स का मान निकालना है। 6,175 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। इसमें 4% का टैक्स यानी 104 रुपए टैक्स लगाया गया था दोस्तों। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। 25 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौक 104 आ जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए 61 75 में दोस्तों 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 बार जाएगा। कितना शेषफल बचेगा दोस्तों, 11 शेषफल बचेगा। तो 117 आएगा, तो 4 बार जाएगा 100, फिर बचेगा 17 शेषफल। तो 175 में 25 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25 7 175 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 से 104 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 26 बार कटेगा। तो 247 इंटू 26 कर लेंगे दोस्तों। 247 इंटू 26 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6,422 रुपये आ जाएगा। तो राइट आंसर अपने क्या आ गया दोस्तों, 6,422, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आपके भी आंसर 6,422 रुपये आ रहा था कि नहीं आ रहा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों अपन टोटल कार्य मान लेते हैं, 120 कार्य मान लेते हैं दोस्तों। कितने कार्य मान ले दोस्तों, 120 कार्य मान लिए हैं, जिसमें दोस्तों ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 24 दिनों में वह पूरा कार्य कर रहे हैं दोस्तों, दोनों मिलकर। तो उनकी कैपेसिटी प्रतिदिन कितनी होगी दोस्तों, 5 की होगी। तो दोस्तों 5 कार्य ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 40 दिनों में कर रहा है दोस्तों, ए अकेला इस कार्य को 40 दिनों में कर रहा है, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 कार्य प्रतिदिन। तो बी की कैपेसिटी कितनी बचे दोस्तों, दोनों की कैपेसिटी ए प्लस बी दोनों को कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 कार्य प्रतिदिन। यदि अपन को ए की पता है 3 कार्य प्रतिदिन करता है, तो बी कितना कार्य प्रतिदिन करता है, 2 कार्य प्रतिदिन करता है दोस्तों। तो उसको टोटल 120 कार्य करने में कितना दिनों का समय लगेगा। तो 120 कार्य करने 2 कार्य प्रतिदिन कर रहा है, तो उसको समय कितना लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा। कितने दिनों का समय लगेगा दोस्तों, 60 दिनों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 60 दिनों में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। तो दोस्तों दो संख्याएं, उनका एलसीएम किसके एचसीएफ से 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है दोस्तों, 65 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है दोस्तों। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अपन एचसीएफ को एक्स मान लेते हैं दोस्तों। एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है दोस्तों, तो एचसीएफ को अपन एक्स मान लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, 12 गुना है, तो एलसीएम 12x हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 15 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, 65 है, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम एक्स प्लस 12x बराबर कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो 13x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो x का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अपने x मतलब किसको माना, एचसीएफ माना, एचसीएफ का मान 5 आ गया। और एलसीएम का मान निकालना है, 12 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 पंया 60 हो गया दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में अपन को क्या कह रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो एचसीएफ कितना है दोस्तों, 5 है, एलसीएम कितना है, 60 है, बटा में दूसरी संख्या निकालनी है, तो एक संख्या अपन को पता है कितनी है, 15 है, तो बटा में 15 चला जाएगा दोस्तों। तो 15 से 60 कट जाएगा 4 बार, 5 इंटू 4 करेंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी अपने, क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो एक संख्या 20 हो गई और एक संख्या कितनी होगी दोस्तों, 15 है, जो कि पहले से दे रखी है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 आ जाएगा। और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण है। जिस प्रकार से दोस्तों परावर्तन का संबंध प्रकाश से, उसी प्रकार का संबंध इन चारों शब्दों में से आपको निकालना है दोस्तों। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए देखा, भावना का संबंध संवेदना से। ऑप्शन बी है प्रतिध्वनि का संबंध ध्वनि से। ऑप्शन सी देखा, परितारिक का संबंध दृष्टि से। और ऑप्शन डी देखा, फिल्म का संबंध दृश्य से। तो जिस प्रकार से दोस्तों परावर्तन का संबंध प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण क्या है दोस्तों,
परावर्तन है। प्रकाश का एक गुण है दोस्तों परावर्तन। उसी प्रकार से दोस्तों प्रतिध्वनि किसका गुण है? ध्वनि का। तो यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्वनि का गुण क्या है दोस्तों? प्रतिध्वनि एक गुण है किसका? ध्वनि का दोस्तों। ध्वनि का गुण क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिध्वनि। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भिन्न अक्षर समूह को चुनिए दोस्तों। तो भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए TWZC, ऑप्शन बी दे रखा NQTW, ऑप्शन सी दे रखा HIJK, ऑप्शन डी दे रखा DJJM। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं। टी दे रखा, उसके बाद डब्ल्यू दे रखा, उसके बाद जेड और सी दे रखा है। तो अंतर कितना है दोस्तों? तीन का अंतर है। आगे अंतर कितना है? तीन का है। और आगे अंतर कितना है दोस्तों? तीन का अंतर है। तो तीन तीन का प्लस कर रखा है दोस्तों। बी ऑप्शन में देखते हैं। एन का क्रमांक 14 हो गया, उसके बाद प्लस तीन किया 17 आ रहा है दोस्तों। उसके बाद 20 यानी प्लस तीन कर रखा है। उसके बाद में 20 के बाद 23 आ रहा है यानी प्लस तीन कर रखा है। तो ये ऑप्शन बी और ए समान हो गए। ऑप्शन सी देखें दोस्तों। तो सबसे पहले एच दे रखा है। एच का क्रमांक 8 होता है। आगे दोस्तों आई दे रखा है। एच आई प्लस एक कर रखा है। और दोस्तों जे दे रखा है और के दे रखा है। चारों लगातार दे रखे हैं दोस्तों, तो केवल प्लस एक कर रखा है। इन दोनों में प्लस तीन कर रखा है, इसमें प्लस एक कर रखा है। और दोस्तों ऑप्शन डी देंगे। तो डी में चार दे रखा है, उसके बाद सात, उसके बाद 10, उसके बाद 13 दे रखा है, तो प्लस तीन कर रखा है। तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोस्तों प्लस का एक ही अंतर है। प्लस एक प्लस एक प्लस एक कर रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन दे रखा है दोस्तों कुछ रिंग कैलेंडर है, सभी रिंग केप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कुछ रिंग, कथन क्या कह रहा है? कुछ रिंग कैलेंडर है। तो कुछ रिंग है दोस्तों जो क्या है? कैलेंडर है। आगे दे रखा है सभी रिंग केप है। दोस्तों सभी रिंग क्या है दोस्तों? केप हो जाएगी। अब निष्कर्ष में देखिए दोस्तों सभी कैलेंडर रिंग है। तो सभी कैलेंडर रिंग है, ये कथन तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ कैलेंडर ही रिंग है दोस्तों। कम से कम कुछ कैलेंडर के भी, तो कम से कम कुछ कैलेंडर दोस्तों के भी, ये कथन सही हो जाएगा। तो कथन दो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। तो दोस्तों दो समुच्चय दे रखी 17, 59 और 625, और दूसरा है 8, 44 और 784। तो इनका संबंध निकालना है दोस्तों। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इस प्रकार संबंधित समुच्चय कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले समुच्चय को देखते हैं। क्या कर रखा है? 17 × 2 किया, कितना आ गया? 34 आ गया। 34 में दोस्तों 625 का अंडर रूट कर लिया दोस्तों, तो क्या हो गया? 25 हो गया। 34 और 25 का योग करेंगे तो कितना आ गया? 59 आ गया, यानी बीच वाली संख्या आ गई। तो इसी प्रकार से 8 × 2 कर रखा है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 784 का अंडर रूट करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 28, 784 का अंडर रूट 28 होता है। 28 प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ गया दोस्तों। तो बीच वाली संख्या आ गई। तो दोस्तों इसी प्रकार का संबंध देखना है, तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों। 22 × 2 करेंगे तो 44 हो रहा है, लेकिन 784 का अंडर रूट प्लस 28 करते हैं दोस्तों, तो कितना आ रहा है? 44 में 28 का योग करते हैं तो 78 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। इसी प्रकार से 12, 69 और 2025 को देखते हैं।
तो 12 × 2 करेंगे 24 हो जाएगा। और 2025 का अंडर रूट करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 2025 का अंडर रूट 45 होता है। 45 और 24 का योग करते हैं तो कितना आ रहा है, 69 आ रहा है। तो यानी कि अपने ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। दोस्तों 12 का संबंध 64 से दे रखा है, उसी प्रकार 32 का संबंध 144 से दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 12 64 से किस प्रकार संबंधित है, 12 में क्या किया दोस्तों, +4 कर लिया। फिर बाद में क्या किया दोस्तों, इंटू में 4 कर लिया। तो 12 और 4 का योग करेंगे 16 हो जाएगा, इंटू में 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों 32 + 4 किया, कितना हो गया, 36 हो गया। 36 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, 144 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 144 आ रहा है। तो दोस्तों 116 में किसका गुणा किया जाए कि वो +4 करके किसका गुणा किया जाए कि वो 116 आ जाए। तो इसको पता करने के लिए क्या करना है दोस्तों, 116 में 4 का भाग दे देना है। तो 116 में 4 का भाग देंगे तो 29 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो राइट आंसर निकालने के लिए 29 में से -4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 25, 25 में +4 करते हैं तो कितना 29 हो रहा है, 29 इंटू 4 कर रहे तो कितना आ रहा है, 116 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपन एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।